आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 यानी मेजर पेपर 2 के वीवीआई क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, जिसे हम चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यदि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यदि वीडियो आप देखते नहीं तो अगर वीडियो सिर्फ सुन लेते हैं तो आप सुन के हमारे वीडियो को समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है तो आप ईयरफोन लगा के आराम से वीडियो को, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, इसको सुन लीजिए। आप अपने एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालुक्य और पल्लव वंश जो था वो दक्षिण भारत की दो महान शक्तियों, सत्ता, संस्कृति और संघर्ष, इस सब चीज़ों के बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप अपने एग्ज़ामों में चालुक्य और पल्लव वंश से कोई भी क्वेश्चन आए, इसमें आप कहीं भी आपको चूक नहीं होगा। आराम से आप उस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जानने से पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। भारतीय इतिहास में जब भी प्राचीन भारत की बात होती है तो सामान्यतः गुप्त, मौर्य या हर्ष जैसे उत्तर भारतीय साम्राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, परंतु दक्षिण भारत का इतिहास भी उतना ही समृद्ध, शक्तिशाली और निर्णायक रहा है। चालुक्य और पल्लव वंश केवल दो राजवंश नहीं थे, बल्कि वे दक्षिण भारत सभ्यता के निर्माता थे। बोल रहा है कि जो चालुक्य और पल्लव वंश जो था वो सिर्फ राजवंश नहीं थे, बल्कि वो दक्षिण भारतीय सभ्यता का क्या था, तो वो निर्माता था, बनाने वाला था दक्षिण भारतीय सभ्यता को। इन दोनों वंशों ने न केवल राजनीतिक सत्ता स्थापित की, बल्कि मंदिर स्थापत्य, प्रशासन, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक पहचान को अस्थायी रूप से प्रदान किया। मतलब बोल रहा है कि ये जो दो वंश है वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं किया, ये बहुत सारे काम किए, जैसे मंदिर बनाया, प्रशासन को लागू किया, धर्म की भाषा बनाया, संस्कृति की पहचान दिलाई, ये सब काम इसने किया। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यदि आपको ये भी चीज़ याद रहे तो आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जैसे चालुक्य और पल्लवों का संघर्ष केवल युद्ध नहीं था। मतलब चालुक्य और पल्लव का जो संघर्ष था वो केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि यह संस्कृति, स्थापत्य बनाम स्थापत्य और विचारधारा बनाम विचारधारा का संघर्ष था। मतलब ये सब चीज़ का मतलब उसका संघर्ष था, सिर्फ युद्ध करना उसका संघर्ष नहीं था। अब हम जानने का प्रयास करते हैं अलग अलग में कि चालुक्य वंश जो है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, वो कहाँ हुआ, कि क्यों हुआ, कौन किया, उसका शासक कौन था, प्रमुख शासक कौन था, तो उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चालुक्य वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। मतलब कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ उन्हें स्थानीय दक्कनी क्षेत्रीय मानते हैं। मतलब बोल रहा है कि कुछ इतिहासकार उन्हें दक्कनीय क्षेत्रीय मानते हैं, मतलब दक्कन के पठार के में बसा था, वहाँ के निवासी मानते हैं। कुछ उन्हें उत्तर भारत से आए राजपूत बताते हैं। मतलब कुछ लोग बताते हैं कि वो उत्तर भारत से आए राजपूत हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चालुक्य जो है वो दक्कन की आत्मा से जुड़े शासक थे। मतलब चालुक्य जो थे वो दक्कन में होने वाले हर चीज़ को वो मतलब करते थे। अब हम देखते हैं चालुक्य वंश की शाखाएँ। मतलब चालुक्य वंश की मतलब क्षेत्र जो है वो किधर किन किन क्षेत्रों में मतलब बसा था और किस किस नाम से जाना जाता था। तो चालुक्य वंश की 3 प्रमुख शाखाएँ में विभाजित किया गया था। मतलब चालुक्य वंश को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बाँटा गया था, जिसमें पहला आता है बादामी चालुक्य, जिसे वातापी चालुक्य कह सकते हैं। दूसरा आता है पूर्वी चालुक्य, जिसे वेंगी कह सकते हैं। और तीसरा आता है पश्चिमी चालुक्य, जिसे कल्याणी भी कह सकते हैं। अब प्रमुख चालुक्य शासक, यानी अब हम इनका प्रमुख शासक के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो शासक है वो है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बारे में पढ़ते हैं कि पुलकेशिन प्रथम जो था वो वंश की नींव रखा था। वो चालुक्य वंश की स्थापना किया था। वातापी को उसने राजधानी बनाया था। चालुक्य की राजधानी कहाँ बनाया था? वातापी। उसके बाद दूसरा शासक आया पुलकेशिन द्वितीय। ये सबसे महान चालुक्य शासक था, यानी ये सबसे महान चालुक्य शासक था। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर ही रोक दिया था, यानी हर्षवर्धन को चालुक्य के मतलब क्षेत्र में आने से रोक दिया था। कहाँ पे? नर्मदा के
तट पे ईरानी राजदूत का भारत पर आगमन हुआ और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ कि ईरान का राजदूत जो था वो भारत में आया। अब पुलकेशिन सिंह द्वितीय के बारे में कुछ और हम जानने का प्रयास करते हैं। पुलकेशिन सिंह द्वितीय वह शासक था जिसने पहली बार उत्तर भारत की विस्तारवादी नीति को दक्षिण में रोक दिया था। मतलब बोल रहा है कि पुलकेशिन सिंह द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, उत्तर भारत के विस्तारवादी नीति को दक्षिण में रोक दिया था। अब आता है चालुक्य प्रशासन, यानी इनका प्रशासन कैसे चलता था। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि राजा जो होता है वो सर्वोच्च सत्ता पे होता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था होती थी, भूमि अनुदान प्रणाली लागू था, स्थानीय पर स्वशासन होता था यानी ग्राम सभा होता था। उसका विशेष तथ्य भी है, कुछ उसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं कि चालुक्य शासन में गांव प्रशासन की भूमिका बहुत मजबूत थी, जो आधुनिक लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप मानी जाती है। अब चालुक्य धर्म नीति, उनका धर्म की नीति के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। वहाँ कौन कौन सा धर्म ज़्यादा था, तो वहाँ शैव और वैष्णव दोनों का संरक्षण होता था, शैव धर्म और वैष्णव धर्म का। जैन धर्म को भी प्रोत्साहन मिला, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता था। अब चालुक्य शासकों ने धर्म को राजनीति का औजार नहीं बनाया, बल्कि सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अपनाया। मतलब बोल रहा है कि जो चालुक्य शासक जो था वो धर्म को औजार नहीं बनाया, मतलब धर्म के हिसाब से वो युद्ध या फिर लोगों को बांटना शुरू नहीं किया। वो क्या किया, संस्कृति को शक्ति के रूप में अपनाया। चालुक्य स्थापत्य कला, वहाँ देखते हैं क्या क्या कला बनाया। जैसे बादामी गुफा मंदिर चालुक्य में बना था, ऐहोल और पट्टदकल द्रविड़ और नगर शैली का संगम, ये सब चालुक्य स्थापत्य कला है। अब अद्वितीय योगदान देखते हैं। चालुक्य स्थापत्य उत्तर और दक्षिण भारत की स्थापत्य परंपराओं का सेतु है। अब हम पल्लव वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पल्लव वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई और उसका शासक कौन कौन था। तो पल्लव वंश, पल्लवों की उत्पत्ति भी विवादास्पद है, यानी कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ उन्हें पार्थियन मानते हैं, कुछ द्रविड़ मूल का मानते हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि पल्लव तमिल भूमि की सांस्कृतिक शक्ति थे। मतलब बोल रहा है कि कुछ इतिहासकार उसे द्रविड़ मानते हैं, तो कुछ उसे पार्थियन मानते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो पल्लव जो था वो तमिल भूमि की सांस्कृतिक शक्ति माने जाते हैं। अब प्रमुख पल्लव शासक के बारे में हम देखते हैं। पहला आता महेंद्र वर्मन प्रथम, वह कला प्रेमी था, शैव धर्म का समर्थक था। गुफा मंदिर की सबसे पहले शुरुआत कौन किया था, यही किया था। दूसरा शासक आता नरसिंहन वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल कहते हैं। सबसे महान पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन, ठीक है, प्रथम। वह तापी पर विजय इसने पाया था, महाबलीपुरम का विकास भी करना शुरू किया था। अब हम नरसिंह वर्मन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नरसिंह वर्मन ने युद्ध को केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि संस्कृति की विजय बनाया था। अब पल्लव प्रशासन देखते हैं। यहाँ भी राजा सर्वोच्च होता था, मंत्री परिषद होता था, स्थानीय स्वायत्तता होता था। पल्लव शासन में भी है, ग्राम सभाएं होती थी, भूमि अनुदान भी होता था। अब पल्लव धर्म और संस्कृति के बारे में हम देखते हैं। वहाँ शैव धर्म प्रमुख था, भक्ति आंदोलन को संरक्षण दिया था, संत अप्पर और नया नार भी था। उसके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते तो आता है पल्लव काल में धर्म जनता के करीब आया और मंदिर सामाजिक केंद्र बन गया। यानी पल्लव काल में क्या हुआ, धर्म जो था धर्म जनता के करीब आ गया। क्या हुआ कि धर्म जनता के करीब आ गया, मतलब लोग धर्म को ज़्यादा मानने लगा, जिस कारण क्या हुआ कि मंदिर में लोग ज़्यादा एकजुट होने लगा, तो वही सामाजिक केंद्र बन गया। अब पल्लव स्थापत्य कला हम देखने का प्रयास करते हैं। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में, द्रविड़ शैली का विकास हुआ यहीं पे। महान योगदान क्या हुआ, तो पल्लवों ने दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को पूर्ण रूप दिया। अब हम देखते हैं दोनों में आखिर क्या संघर्ष रहा। तो संघर्ष का कारण सबसे पहले क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए संघर्ष हुआ, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व के लिए। वातापी और कांचीपुरम संघर्ष के लिए कई युद्ध हुए, कभी चालुक्य कभी पल्लव विजय होते रहते थे। यह संघर्ष विनाशकारी नहीं था, बल्कि इसने कला स्थापत्य और सैन्य संगठन को विकसित किया। अब दोस्तों आता है निष्कर्ष। कोई भी चीज़ को लिखने के लिए हमें निष्कर्ष लिखना जरूरी है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि पूरे आंसर को मेन सटीक जवाब। तो चालुक्य और पल्लव इतिहास के पन्नों में केवल प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब केवल मतलब एक दूसरे के योद्धा नहीं है, मतलब एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सह निर्माता थे। यदि चालुक्य ने संरचना दी तो पल्लवों ने संवेदना दी। इनके बिना द्रविड़ स्थापत्य अधूरा था, भक्ति आंदोलन अधूरा था और दक्षिण भारतीय पहचान अधूरी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।